प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। टारगेट एसएससी जीडी 2025। मेरे प्यारे बच्चों, एक बहुत ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला अपनी चल रही है 2025 को टारगेट करते हुए, और उसी श्रृंखला में अपन आज चर्चा करते हैं 258। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक पार्ट का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाता है ताकि जिन चीज़ों में आपसे जो मिस्टेक हो रही है आप उनमें सुधार हो सके और 100% आपका एग्जाम में ज़बरदस्त स्कोर हो सके और आप अपने एग्जाम को हर हाल में क्रैक कर पाओ। चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आज के पेपर के बारे में अपन लोग। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। यदि 10 अंकों की एक संख्या है जो 72 से विभाजित है, y का सबसे बड़ा संभावित मान। किसका बड़ा मान दे रखा है? y का सबसे बड़ा संभावित मान। मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी संख्या में 72 का भाग जा रहा है तो तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए 72 का मतलब भाग किसका जाएगा? 8 गुणा 9 का। सबसे पहले दिमाग में ये आए, ठीक है। अब 8 का जब भाग देना है तो केवल लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं, लास्ट के 3 अंक देखने होते हैं। समझिएगा एक एक चीज को अच्छे ढंग से। 7 अक्स और 2, आपको इस संख्या में देखो 8 का भाग देना है। मान लो अक्स का मान 0 से शुरू होगा, कंफर्म है, 0 से लेके 9 तक अक्स का मान हो सकता है। तो देखो 8 गुणा 8 64। अगर ये 70 होता तो शेष बचता 6, भाग नहीं जाएगा। 70 की जगह अगर ये 71 होता तो शेष बचता 7, 8 गुणा 9 72। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों अक्स का मान क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 72 में जाएगा। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों देखो 72 में जाएगा, उसके बाद 752 में, क्योंकि 8 गुणा 9 72। 75 में से 72 गया, 3 बचा 32। इसका मतलब क्या अक्स की जगह 5 होगा तो भी भाग पूरा जाएगा। अब 752 के बाद में 8 गुणा 9 72, 72 में जा रहा है तो क्या ये 779 हो जाए? 79 में से 72 गया 7, फिर 72 में चला गया, अक्स के 3 मान आ गए। अक्स का मान 1 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी। अगर आपको अक्स का हाईएस्ट मान पूछता तो 9 हो जाता। अब मेरे प्यारे बच्चों अपनी संख्या क्या है? संख्या दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों आपके पास 8 9 7 3 5 9, 8 9 7 3 5 9 वाई, उसके बाद में 7 अक्स 2। अब मैं आपको सारे मान बताता हूं कि अगर अक्स की जगह अपन 1 रखेंगे तो वाई का मान क्या आएगा। पहला का 8 का भाग लगा चुके हैं, किसका भाग लगाना है? 9 का। और मेरे प्यारे बच्चों जब 9 का भाग लगाना है तो संख्या के अंकों के योग में देते हैं, तो अंकों का योग करूं। देखो ये तो 9 हो गया, 7 3 10 और 8 18, यहां तक 27 हो गया, भाग पूरा पूरा जा रहा है। फिर वापिस 9 हो गया, भाग पूरा जा रहा है। 7 और 2 9 हो गया, भाग पूरा जा रहा है। 5 प्लस वाई, अगर अक्स की जगह 1 रखा, 5 और 1 6, 9 होना चाहिए तो वाई का मान आएगा 3। अगर अक्स की जगह अपन ने 5 रखा, सबका 9 हो रहा है तो ये आ गया 5 वाई, 5 और 5 10, अक्स की जगह आया 5 और 5 10, तो क्या वाई का मान 8 हो जाएगा? अरे वाई का मान कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 5 10 और 8 18। अगर आपने यहां 9 रखा है तो ये 5 और 4 आएगा। बताओ वाई का हाईएस्ट मान कितना होगा? 8 होगा। और अक्स का हाईएस्ट मान कितना होगा? 5 होगा। आपसे पूछा है 3 गुणा अक्स, 3 गुणा 5 15, और 15 और 8 23। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, 15 और 8 23। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन ये दे रखा है, वह छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा? एलसीएम ज्ञात करना है। जिसे किसका भाग दिया जाए? जिसे आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों भाग दिया जाए वो किस किस का दिया जाए? 12 का। देखो आपको 12 15 18 और 27 का भाग देना है। मेरे प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। आपको एक एलसीएम का बहुत सिंपल सा तरीका बताया हुआ है। देखो 12 को लिख लिया 3 गुणा 4,
3 का भाग 15 में गया 5 बार। ठीक है, अब 5 को भी लिख लिया, गुणा में 18 लिखना है। 3 का भाग 18 में 6 बार। 6 में अब भी 4 का भाग जा रहा है। 2 गुणा 2 कितना आया? 3। गुणा में कितना हो गया? 3। 27 में 3 गुणा 3 9 का भाग गया, गुणा 3, ये इनका एलसीएम आएगा। पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा डायरेक्ट गणना कर सकते हैं। 3 गुणा 4 12, 12 गुणा 5 60, और 60 गुणा 3 180 गुणा 3 है। अगर ये क्वेश्चन इतना ही होता कि भाग पूरा पूरा जाए तो शेष आता 540। क्वेश्चन बोल रहा है प्रत्येक दशा में 9 शेष बचना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, 9 शेष बचने का मतलब 540 में भाग पूरा पूरा जा रहा है, 540 में 9 और जोड़ देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 540 और 4 549 आपका राइट आंसर होगा। लेकिन संख्या 11 की गुणज भी होनी चाहिए। गुणज का मतलब है संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसमें 11 का भाग देंगे 5 और 9 14, पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब ये तो नहीं है। अब कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले देखो, इन सब का भाग 540 में पूरा पूरा गया है। 540 के बाद भाग जाएगा इनका 1080 में, 540 का 2 गुना, फिर 540 का 3 गुना यानी 1500 1620 में जाएगा, फिर 4 गुना 2160 में। इस प्रकार भाग पूरा जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है शेष क्या बचना चाहिए? 9 यहां नहीं गया। 540 के बाद भाग जाएगा 1080 में, 9 शेष बचे तो 1080 में 9 जोड़ो, 1089। अब 1089 में 11 का भाग दो। देखो 11 का भाग देना है 8 और 1 9। 9 क्या इस संख्या में 11 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? तो सबसे छोटी संख्या हो गई 1089। अंकों का योग पूछा है, 1089 के अंकों का योग 9 8 और 1 9 9 18। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। चाय के एक थोक विक्रेता के पास 3 प्रकार की चाय है जिनका वजन अलग अलग 408 किग्रा, 468 किग्रा और 516 किग्रा है। समान आकार के थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? थैलों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें सारे प्रकार की चाय मिलाकर रखा जा सकता है? तो सबसे पहले थैलों की न्यूनतम संख्या पूछा है, तो हर थैले में कितनी चाय आएगी? अधिकतम चाय आएगी। सबसे पहले आपको ऐसे क्वेश्चन में ये ज्ञात करना होगा, वो ये ज्ञात करना होगा प्रत्येक थैले में चाय की मात्रा। प्रत्येक थैले में चाय की मात्रा, और मेरे प्यारे बच्चों चाय की मात्रा वो क्या आएगा? इन संख्याओं का HCF आएगा। क्या आएगा? HCF। सबसे आसान और सिंपल विधि भाग विधि लगाओ। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 516। 516 से जस्ट छोटी क्या है? 468 का भाग लगाओ। एक बार भाग गया, 16 में से 8 गया, 8 कितना बच गया? 48 शेष बच गया। अब मेरे प्यारे बच्चों 48 का भाग देना होता है 468 में। आई थिंक भाग जाएगा 9 बार। 9 गुणा 8 72 7, 9 गुणा 4 36 और 7 43। शेष कितना बच गया? 36। 36 का भाग किस में देंगे? 48 में। शेष कितना बच गया? 12। और 12 का भाग किस में देंगे? 36 में। क्या 36 में 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? इसका मतलब HCF 12 होगा, लेकिन ये 12 HCF 468 और 516 का ही आया है। अब 12 का भाग 408 में 2 नहीं जा रहा तो सेम तरीका लगाओ। देखो 12 गुणा 3 36, शेष बचा 4, इसमें 12 का भाग दो। 12 गुणा 3 36, शेष बचा 4 48। क्या 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या? जी हाँ, तो HCF 12 आ गया। यानी प्रत्येक थैले में 408 में भी 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। मैं लिख देता हूं, 12 गुणा 3 36, 4 8, 12 गुणा 4 48, पूरा पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब आएगा प्रत्येक थैले में 12 किग्रा चाय आएगी। बोल रहे थैलों की संख्या, भाई समान आकार की है तो 12-12 किलो। अब थैलों की संख्या टोटल चाय को जोड़कर भाग लगा दो।
अब टोटल चाय को जोड़ो, टोटल चाय को जोड़ेंगे 400, 400, 800 और 500, 1300। ये 1308 और 68 हो गया 1376। 1376 में 16 और जोड़ेंगे, 76 और 6 82, 1392/12। भैया आपके पास 76 और 16 हो गया, 82 10 92। देखो 12 एकम 12, शेष बचा 1, 19, 12 एकम 12, शेष बचा 7, 12 गुणा 6 72, 116 आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल सी करना है, 13 का या तो a² - b², 13 और 8 21, 13 और 5 21 गुणा 5 105, या 13 का स्क्वायर 169, 8 का स्क्वायर 64, 105। 105 को 5 से गुणा करना है और 4 जोड़ देना है। ये कितना हो गया 525। 525 और 4 529। 529 का रूट कितना होता है 23। एक आदमी 1 रुपए में 15 आम खरीदता है। मेरे प्यारे बच्चों, क्रय मूल्य दे रखा है 1 रुपये में 15 आम खरीदता है। एक आम का मूल्य हो गया 1/15। 1 रुपया है और 15 आम है। 1 रुपए में कितने आम बेचे 25% की हानि हो। मेरे प्यारे बच्चों, लाभ या हानि कौन से मूल्य पर होता है, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है 1/15। 25% हानि का मतलब है 75/100 में बेच देगा। 15 का भाग 5, 5/100, 1/20 विक्रय मूल्य आया है। ऊपर वाली संख्या रुपया, नीचे वाली संख्या वस्तु। 1 रुपये में 20 बेचेगा। देखो, एक आदमी ने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया ताकि उसके बेटे के हिस्से उसकी पत्नी के हिस्से। देखो, सबसे पहले बोल रहा है बेटा और पत्नी का हिस्सा, बोल रहा है बेटा और पत्नी का हिस्सा। उसके बाद में बोल रहा है और पत्नी के हिस्से और बेटी के हिस्से। उसके बाद पत्नी और बेटी के हिस्से। क्वेश्चन बोला है प्रत्येक का अनुपात 5:2 है। इसका मतलब बेटा और पत्नी का अनुपात 5:2 और पत्नी और बेटे का अनुपात भी, पत्नी और बेटी का अनुपात भी 5:2। प्रत्येक का मान 5:2। यहां आएगा 2, यहां आएगा 5। 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 2 10, 2 गुणा 2 4। बेटी को बेटे से 29,400 रुपये कम मिले। बेटी को मिले 4, बेटे को मिले 25। कितने कम मिले 21 कम मिले भाई। और मेरे प्यारे बच्चों, 21 की जो वैल्यू है वो 29,400 के बराबर है। तो एक की वैल्यू 21 से कम 21, शेष बचे 8, 21 4 84। एक का मान 1400 आया है। आपसे टोटल संपत्ति पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1400 गुणा होगा किससे, 25 10 35 और 4 39। 0 0, 14 गुणा 9 126। 601 में आ रहा है क्या। 14 गुणा 3 42, 42 और 12 44, 54, 54, 54। इसका मतलब आंसर कितना आएगा, सॉरी 54,600 रुपये आंसर आएगा। 54,600 रुपये आंसर आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले की गणना को थोड़ा सा गौर करना और सुनेगा आप लोग। देखो, आमों को 10,000 रुपये प्रति टन की दर से खरीदा गया। यदि कुल आमों का 1/3 हिस्सा 4% की हानि पर बेचा गया, पूरे कारोबार में 30% का लाभ चाहिए, तो शेष आमों को किस दर पर बेचेगा। एक बार रुपए को साइड में कर दो। 1/3, 1/3 का मतलब ये हो गया टोटल कितना था 3। 3 में से 1 बेचा। 1 को 4% आनी पर, 4% आनी 96/100, बोलो कितने में बेच दिया, 0.96 में बेच दिया। रुपया साइड में रखिए एक बार। पूरे कारोबार में 30% लाभ, पूरा 3 है। 3 पर 30% लाभ, 3 गुणा 130/100। 13 गुणा 3 39। 39 का मतलब 3.9 या 3.90 बेच दिया। जोड़ लो 6 9 9 18। और ये कितना हो गया आपके पास
4.86 में बेच दिया। अपना क्रय कितना था? 3। बेचा कितने में? 4.86 में। कितने का लाभ कमाया? परसेंट याद कर लो ना, कितने का लाभ कमाएगा? 1.86 का। किस पर कमाएगा? 3 पर। और परसेंट ज्ञात करना है, गुणा, ओ सॉरी सॉरी, ये 1.6 का लाभ होगा किस पर? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1.6 का जो अपने पास लाभ होगा भाई, 3 अपने पास टोटल 3 है। अब आपके पास टोटल जो आ रहा है, सॉरी टोटल अपन ने यहाँ पे गणना गलत कर लिया ना यहाँ पे, और यहाँ तो टोटल का तो यही आ गया ना, टोटल का तो 3.90 आ गया। पूरे कारोबार में 30% का लाभ, पूरे कारोबार में 30% का लाभ हुआ, सॉरी भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार बताओ, पूरे कारोबार में 3.90 का लाभ, पूरे कारोबार का, ये पूरे का है, ये टोटल है। और उसमें से 0.96 आ चुका है, तो शेष आपके पास एसपी कितना आएगा? ये आएगा आपके पास 10 में से गया, ये गया आपके पास 8, 18 में से गया मेरे प्यारे बच्चों, 2.84 में बेचेगा क्या शेष को? शेष था कितना? 2 था। शेष था कितना? अच्छा, बार बार गलती हो रही है क्या? ये तो सही होगा अपना भाई। 9 से गया तो 8, 18 बन गया ना, तो 18 का मतलब 2.94 में बेचेगा, 2.94 में बेचेगा। अब 2 वाले को 2.94 में बेचेगा। मेरे प्यारे बच्चों, लाभ कमाया कितने का? 0.94 का लाभ कमाया। किस पर? 2 पर। परसेंट ज्ञात करना है, गुणा 100। पॉइंट गया तो यहाँ 2 जीरो, बोलो कितना परसेंट लाभ आ गया? 47% लाभ आ गया, 47% लाभ। मेरे प्यारे बच्चों अब मूल्य पे आ जाओ। 10,000 का मूल्य है, 47% लाभ, 147/100, 14,700 रुपये, 14,700 रुपये। भाई ये तो टोटल था ना, टोटल में से ये वाला आ गया तो विक्रय मूल्य कितना और आएगा? 2.94। 3 में से 1 आ गया तो बच कितना गया था? 2 वाले को 2.94 में बेचा, 47% का लाभ हुआ है। प्रति टन शेष आमी तो पूछा है, वो मूल्य सेम उसी पे गणना हो जाएगी। किसी वस्तु की अंकित कीमत 5,000 रुपये, किंतु त्योहार के कारण कुछ प्रतिशत की छूट दी जाती है। अक्सर इस अवसर का लाभ उठाते हैं और वस्तु को कम की गई कीमत पर खरीदते हैं और 5,000 में बेचता है। 11/1/9% का लाभ होता है। देखो 11/1/9% का मतलब 1/9 का लाभ हुआ है, यानी 9 रुपये पर 1 रुपये का लाभ हुआ है। इसका मतलब यदि आपके पास सीपी 9 रुपया है, 1 रुपये का लाभ हुआ, तो एसपी 10 है और बोल रहा है 5,000 में बेचा है, यानी 10 का मान 5,000 है, 1 का मान हो गया 500। 9 गुणा 500, बताओ कितने में खरीदा था? 4500 में खरीदा था, 4500 में खरीदा था। और अंकित मूल्य कितना था? 5,000 था। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास जो एमआरपी थी, वो एमआरपी कितनी थी? वो 5,000 रुपये की एमआरपी थी। एमआरपी 5,000 की, खरीदा 4500 में, जो डिस्काउंट मिला वो कितने का मिला? 500 का। किस पर है? 5,000 पर। किस पर है? 5,000 पर। परसेंट ज्ञात करना है, गुणा 100। 2 जीरो ये खत्म, 0 ये खत्म, कितना परसेंट है? 10% आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति का व्यय बचत से 22% कम है। ध्यान दो एक सेकेंड। क्वेश्चन बोल रहा है व्यय का जो मान है वो बचत से 22% कम है। बचत से, मैंने मान लिया बचत 100 रुपए की हो रही है, 100 रुपए की, वे 22% कम है। 22 घटा दो भैया, ठीक है। बोल रहा है वे में 20% की वृद्धि कर ली। ये वे था, 20% की वृद्धि कर ली। अब एक छोटी सी बात देखो,
100 रुपए की बचत है, अपन ने मानी है, 78 रुपया खर्चा किया। 78 रुपया खर्चा किया, इसका मतलब इनकम कितनी हो गई यार? 100 बचाए, 78 खर्चा किया। बोला है वे में 20% की वृद्धि। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वे में आपके पास क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 20% की वृद्धि किया है, तो मेरे प्यारे बच्चों 78 गुणा 6/5, 20% वृद्धि का मतलब 1/5 ही होता है। तो 78 को 6/5 से गुणा कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 6 × 8 48, 4 हो गया। 6 × 7 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास से? 46। भाग देंगे 5 का, 5 का भाग देंगे 8 × 2 16, 6 × 2 12, 9। बोलो 93.6 हो जाए। बोले बचत में 12% की वृद्धि। भैया 100 का 12% 12 होता है, इसका मतलब अब बचत कितने की हो रही है? देखो 112 की बचत हो रही है। आपके पास जो बचत हो रही है वो बचत हो रही है मेरे प्यारे बच्चों 112 की। और जो आपके पास खर्चा हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 93.6 का खर्चा हो रहा है। कितने का हो रहा है? 93.6 का खर्चा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 93.6 में आप 112 और जोड़ दो, तो 112 और 93 5, 205 आ जाएंगे। क्या इनकम 205.6 रुपए की हो जाएगी क्या? इनकम कितनी हो जाएगी? 205.6 रुपए की इनकम हो जाएगी। अब अगली चीज आप लोग यहां से ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पहले वाली इनकम कितनी थी? 178 की थी क्या? तो 205.6 में से आप 178 घटा दीजिएगा। 178 को माइनस कर दो आप लोग। बताओ 205 में से गया 22 और 5 27.6 आ गया, यानी आय 27.6 बढ़ जाती है। क्वेश्चन बोल रहा है आय में इतने रुपए की वृद्धि हुई है। 27.6 का जो मान है वो 3864 है। एक का मान 3864 बटा 27.6 बोल रहा है। कुल प्रारंभिक व्यय 78 ही था। मेरे प्यारे बच्चों गुणा में आ जाएगा 78। आप इसके पॉइंट को हटा के यहाँ 0 कर लो, चाहे भाग लगा लो। देखो 13 गुणा 2 26, 26 1 16। 13 का भाग तो यहाँ नहीं जाएगा ना, 13 का भाग तो यहाँ पे नहीं जाएगा, है ना। तो अपन ने ये पॉइंट हटाया यहाँ पे, 276 का पॉइंट हटाया है। तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से 276 में 8 का भाग जाएगा साई तक। 8 का भाग गया, 8 × 3 24, 25 26 27, 3 शेष बचा, 8 का भी नहीं गया, 4 का भाग लगाओ। 4 × 6 24, शेष बच गया कितना? 3, 3 शेष बच गया तो 36, 36 का मतलब भाग 4 का गया। आप इस संख्या में 4 का भाग लगाएंगे, 9 × 4 36, शेष बचा 2 26, 4 का भाग देंगे, 4 × 6 24 24। ठीक है। 23 × 3 गुणनतर, 23 × 4 92, शेष कितना बचा 92 के बाद में 4, 23 × 2 46। और ये 3 का भाग किधर भी लगा लीजिएगा आप, 3 का भाग 26 × 3 78। गणना कर लो भाई, 0, 26 × 2 52। ये लो भाई आंसर आ गया। 26 × 2 52, कितना आ गया? 5। 26 × 4 104 और 5 109। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज ब्याज उस धनराशि ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। यानी आप इसको ऐसे थोड़ा सा लैंग्वेज को मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूं। 10 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, 10 वर्षों पर प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। ठीक है। 10 वर्षों पे प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है। इसका मतलब धन तो है 5 और ब्याज है 2। आपसे दर पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, 100 × ब्याज। ब्याज है 2 रुपया, धन है 5 रुपया, और दर कितना है? 10। ये चला गया 2 × 2 4% दर आ गई। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखो भाई बड़ा प्यारा क्वेश्चन है।
एक व्यक्ति 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ धनराशि उधार लेता है। 10% चक्रवर्ती ब्याज है। देखो 10% के लिए उधार ले रहा है, 10% का मतलब 1/10, 1/10। बोला दूसरे वर्ष के अंत में 8,470 रुपये चुकाए। दूसरे वर्ष के अंत में राशि उधार लिया, पहले वर्ष के अंत को डिलीट कर दो। जैसा ही दूसरा वर्ष हुआ, देखो होता क्या है, 100 रुपए के पहले साल 11 चुकाने हैं, लेकिन वो दूसरे अंत में चुका रहा है। इसका मतलब ये तो बात चल रही थी पहले वर्ष। दूसरे वर्ष 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। तीसरा वर्ष 10 का क्यूब कितना होगा 1000, और 11 का क्यूब कितना होगा 1331। अब बोल रहा है दूसरे वर्ष के अंत में, तो इसको तो हटा दीजिएगा। दूसरे वर्ष में मूलधन 100 था, 100 रुपए के 121 चुकाए। क्वेश्चन बोल रहा है एक दूसरे वर्ष के अंत में 8,470 रुपये चुकाए। 121 का मान 8,470 है, 12,784। क्या एक का मान 70 हो गया क्या? एक का मान कितना हो गया? तो 100 गुणा 70। बताओ यहां पर मूलधन कितना था? 7,000 रुपये मूलधन था। कितना था? 7,000 रुपये मूलधन। बोल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में 1331 चुकाएगा। बोल रहा है 13,310 चुकाएगा। क्या एक का मान 10 है क्या? 1000 गुणा 10। बताओ ये मूलधन कितना हो गया? 10,000 का मूलधन ये, 7,000 का मूलधन ये। तो वो उधार लिया गया धन आपसे पूछा है, बोलो कितना हो गया? 17,000 रुपये हो गया। भाई दूसरे वर्ष 100 रुपए के 121 चुका रहा है, इसका मतलब भैया एक का मान 70 है, यानी यहां मूल राशि 7,000 थी। तीसरे वर्ष के अंत में हिसाब पूरा किया है, 1331 का मान 13,310 है, एक का मान 10,000 रुपये मूलधन। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी एक काम को 14/3 दिन में करते हैं। देखो ए और बी किसी कार्य को 14/3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी उसी काम को 12/5 दिन में पूरा करते हैं, और सी और ए उसी कार्य को 16/3 दिन में पूरा करते हैं। पहला काम है, इनका एलसीएम ले लीजिएगा। ध्यान रहे जब भी संख्या बट्टा में आती है लघुत्तम ऊपर वालों का लिया जाता है। तो 14, 12 और 16 का एलसीएम देखो। 14, 12 का एलसीएम आ जाएगा 14 गुणा 6 84, 84 गुणा आपके पास बन गया 4, 336 लघुत्तम आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। देखो 336 में 14 का भाग देंगे, 14 गुणा 2 28, 2 5 24 बार भाग गया, 24 गुणा 3 72, 12 गुणा 2 24, शेष बचा 9, 12 8 96, 28 गुणा 5 140, 316 गुणा 2 32, 21 गुणा 3 63। ये क्षमता आ गई। आप इसको जोड़ेंगे, 2 और 3 5, 6 4 10, 10 7 17, 275। 275 योग तो हुआ है, ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार। अगर सबकी क्षमता को 2 बार जोड़ा जाए तो वो 275 आया है। अपने को 2 बार नहीं जोड़ना है, एक बार ही जोड़ना है। तो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 275/2। तीनों की जो क्षमता है वो तीनों की क्षमता कितनी हो गई? 275/2। क्वेश्चन बोला है तीनों साथ मिलकर काम करें तो वे समान काम का कितना हिस्सा 2 दिन में कर लेंगे? कितना हिस्सा? क्या ये एक दिन में किया गया कार्य है क्या? तो भैया 2 दिन में किया गया कार्य। देखो एक दिन में किया गया कार्य है 275/2। 2 दिन में किससे गुणा करेंगे? 2 से। 3 दिन में 3 से। 2 दिन में 275 काम करेंगे, किस में से? 336 में से। 275/336 आपका राइट आंसर। बोला है पाइप ए और बी टंकी को भरते हैं, सी खाली करता है। ए और बी 72 और 90 मिनट में भरते हैं। देखो ए भरने वाला पाइप है 72 मिनट में, प्यारे बच्चों बी भरने वाला पाइप है कितने मिनट में? 90 मिनट में।
बोल रहा है तीनों को एक साथ खोला जाता है तो 2 घंटे में भर जाती है। 2 घंटे का मतलब 120 मिनट में बढ़ती है। कौन कौन काम करें? ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी। आई थिंक लघुत्तम आ जाएगा 360। 72 का भाग गया 5 बार, टंकी भर रही है प्लस। 90 का भाग 4 बार प्लस, और ये भी प्लस। तीनों कंडीशन में टंकी भरी गई है। अब देखो, सबसे पहले सी की क्षमता ज्ञात करते हैं। तो सी की क्षमता, तीनों के योग में से इन दोनों का योग घटाओ। 3 में से 9 घटाएंगे, माइनस का 6 आएगा। माइनस का मतलब सी का काम खाली करना है। माइनस का मतलब होता है खाली करना है। बोला है पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला गया। ए और बी को 12 मिनट के लिए एक साथ खोला गया। भैया 1 मिनट में 9 काम कर रहे हैं, 12 गुणा 9 108 काम कर लेंगे। बोला है, फिर उन्हें बंद कर दिया, ए और बी को बंद कर दिया, और फिर सी को खोला गया। सी कितने समय में टंकी खाली करेगा? सी को काम तो 108 ही करना है। 1 मिनट में 6 खाली कर रहे हैं। 18 गुणा 6 108। 18 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन ये दिया गया है, स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 910 किलोमीटर है। दो व्यक्ति ए और बी पी और क्यू से 10 बजे रवाना होते हैं। और देखो, बी की गति ए की तुलना में ज़्यादा है, 16.66% है। 16.66% का मतलब 16 + 2/3%, 1/6। बी की गति ए की तुलना में ज़्यादा है, ए से ज़्यादा है। इसका मतलब ए की गति 6 है, तो बी की गति कितनी हो गई? 7। बोला एक दूसरे की ओर चलते ए और बी पी और क्यू से, इसका मतलब विपरीत दिशा में जा रहे हैं। अगर विपरीत दिशा में जाएंगे तो दोनों 1 घंटे में 13 किलोमीटर जाएंगे। 1 घंटे में 13 किलोमीटर जाएंगे। ये 1 घंटे में 6 जाएगा, ये 1 घंटे में 7 जाएगा। जाना कितना है? 910। 13 का मान 910 किलोमीटर है, तो 1 का मान 13 गुणा 7 है, 70 किलोमीटर है। क्वेश्चन बोला है एक दूसरे से मिलने पर उनके द्वारा तय की गई दूरियों के बीच का अंतर है। क्या दोनों के बीच का अंतर एक ही है क्या? जब मिलेंगे तब 1 का मान किसके बराबर आ गया? 70 किलोमीटर के बराबर आ गया। सिंपल सी गणना थी। विपरीत दिशा है, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। ये 6 जा रहा है, ये 7 जा रहा है, 13 7 91, अंतर तो 1 का ही आ रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक शंक्वाकार तंबू में 25 व्यक्तियों को बैठाना है। प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर 4 मीटर स्क्वायर और सांस लेने के लिए 800 मीटर क्यूब हवा होनी चाहिए। देखो, व्यक्ति बैठेगा धरातल पे। क्या ये एक व्यक्ति का एरिया आया है? क्या शंकु के आधार का एरिया आया है? मेरे प्यारे बच्चों, पाई आर स्क्वायर का मान 4 है, एक व्यक्ति का है। एक व्यक्ति का है, 4 है। व्यक्ति है 25, 4 गुणा 25, 100 मीटर स्क्वायर। एक व्यक्ति का 4 था, 25। सांस लेने के लिए, सांस का मतलब आयतन, सांस मीटर क्यूब दे रखा है। आयतन का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच का मान 80। ये एक का आयतन है, एक का आयतन। व्यक्ति कितने हैं? 80 गुणा 25, यही बनेगा। तंबू की ऊंचाई पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या पाई आर स्क्वायर की जगह ये वाला मान रख दें क्या? 25 गुणा 400। अरे भाई, इसका मान 25 गुणा 400 ही तो आया है ना आपके पास। तो ये 1/3 पाई आर स्क्वायर का मान 100 गुणा एच, 25 गुणा 8 200, यानी 2000। 20 से 20 कैंसिल, 3 20 से गुणा हो जाएगा। 20 गुणा 3, एच का मान 60 मीटर। पता नहीं ऐसे क्वेश्चनों में किन ख्यालों में खोए रहते हो यार। बहुत सिंपल सी गणना होती है।
देखो एक वैल्यू को सिंप्लीफाई करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले देखो छोटे वाले ब्रैकेट को हल करना होता है। मैं इसको यहीं हल कर रहा हूं। 2 एकम 2 और 1, ये हो गया 3/2 -1/3 -1/6। ध्यान देना, लघुत्तम कितना आया 6। 2 का भाग 3 गुणा 3 9, -3 का भाग 2 और -6 का भाग 1। अब आप इस वैल्यू को देखिएगा, केवल इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को आप लोग देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये वाला मान क्या 1 बन जाएगा? 9 -3 6/6। क्या इस वाले मान को अपन 1 बोल सकते हैं क्या? ये वाला मान 1 बन गया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 1 बन गई। ठीक है सॉरी, 3 गुणा 2 6 और 1 7/2 -4 गुणा 2 8 और 1 9/4, फिर भाग 4 एकम 4 और 1 5/4 -1/2। क्या ये 1/2 इस 1 से गुणा होगा? यही रहेगा। अब आप इस वैल्यू को हल करो, इस वाली वैल्यू को हल करो। देखो लघुत्तम आएगा 4, 4 में 4 का भाग 1 बार 5, 2 का भाग 2 बार। मेरे प्यारे बच्चों ये वाला जो मान है, ये वाला मान कितना आएगा? 3/4 आएगा। यानी इस वैल्यू को अपन रख देंगे, इस वाले मान को अपन मान आया 3/4। ध्यान देना, आपके पास है 7/2 -9/4 भाग 3/4। क्या भाग का मतलब गुणा में 4/3 हो जाएगा? ये लॉजिक कैंसिल हो गया वैल्यू। 4 से 4 क्या बच गया? 7/2 में से 3 घटाएंगे, 3.5 में से 3 घटाया 1/2 बच गया। सिंपल सी गणना थी यार। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रेलगाड़ी ए की गति रेलगाड़ी बी की गति से 54 किलोमीटर प्रति घंटे ज्यादा है। ठीक है, लेकिन रेलगाड़ी बी की लंबाई रेलगाड़ी ए की लंबाई से 40% ज्यादा है। रेलगाड़ी बी की लंबाई, रेलगाड़ी बी की जो लंबाई है वो ए से 40%, 40% का मतलब कितना होता है? 2/5। इसका मतलब ए वाले की लंबाई 5 है तो बी वाले की लंबाई 7 हो गई। बोला वे एक दूसरे को 72 सेकंड में पार करती है। देखो ध्यान देना, जब वे समान दिशा में चलती है, क्या समान दिशा में चालू का अंतर ही होता है क्या? और चालू का अंतर दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे। रेलगाड़ी ने रेलगाड़ी को पार किया, क्या दूरी दोनों की लंबाई का योग आएगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले मैं बात करूं, दूरी आएगा, वो आएगा ए और बी की लंबाई का योग। दूरी बराबर समान दिशा में चालों का अंतर। 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला 5/18 से गुणा, मीटर प्रति सेकंड में बदला बोलो किससे गुणा? 5/18 से। चाल गुणा समय 72 सेकंड। गणना कर लो, 18 का भाग कितनी बार? 4 बार। 5 गुणा 4 20, 54 गुणा 2 108, 1080 मीटर। क्या 1080 मीटर दोनों की लंबाई का योग आया है क्या? तो 5 और 7 12 का मान आया है। 1 का मान 12 गुणा 9 108, 1 का मान 90 मीटर है। किसकी लंबाई पूछा है? बी की लंबाई पूछा है। 90 गुणा 7 630 मीटर बी की लंबाई आ जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है 100 संख्याओं का औसत 63 ज्ञात किया, आगे संख्या भी 90 बता रखा है। 100 संख्याओं का औसत 63 ज्ञात किया, योग 100 गुणा 63 6300। यह पाया गया कि दो संख्याओं का जिनका मान 37 और 76 है। देखो दो संख्या ऐसे हैं जिनका जो सही मान था ना, वो सही मान था 37 और 76। 37 और 76 इन संख्याओं को गलती से, इन संख्याओं को गलती से क्या पढ़ा गया? 73 और 67 पढ़ा गया, दो संख्याओं को। ठीक है, सही का योग करो, 6 7 13, 7 3 10 और 11 113। इनका योग किया 0 140। पढ़ना 113 था, पढ़ लिया 140, ज्यादा पढ़ा। मेरे प्यारे बच्चों कितना ज्यादा पढ़ा? 27। इसका मतलब अपना जो योग आया है वो योग 27 ज्यादा आया है। सबसे पहले अपन सही योग ज्ञात करेंगे।
तो मेरे प्यारे बच्चों अपना योग 6300 आया है। 6300 में से 27 घटाएंगे, 6200, 27 घटाना है 20, 73 बचेगा आपके पास। ये बचेगा योग। बोले कुल संख्या 90 थी तो सही औसत बताइए। अब आपको राइट एवरेज बताना है। देखो योग आ गया 6273, संख्या है 90, 90 का भाग लगाओ। देखो 90 गुणा 7 63 होता है। 90 को 7 से गुणा करें, 90 को 7 से गुणा करें 630 होता है। 70 से गुणा करें 6300, और 90 को 70 से गुणा, 70 से जस्ट कम वाला आंसर लिख दो। भाई सीधा सा आपके पास ऑप्शन दे रखा है तो इतना गणना क्यों करें, सीधा डायरेक्टली यार जस्ट 90 के आसपास आ रहा है। ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों के पास। जो आपके पास वैल्यू दे रखा है फटाफट से उसकी गणना करो और काम खत्म कीजिएगा यार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। एक गोले की त्रिज्या दे रखी है, प्रस्थीय क्षेत्रफल पूछा गया। क्षेत्रफल 4 पाई r², पाई में नहीं देगा, गणना करनी है। 4 पाई का मान 22/7 r², 4.2 गुणा 4.2। ठीक है, 7 का भाग गया 0.6 आ गया, तो इसको गुणा कर लो। 6 गुणा 2 12, 6 गुणा 4 24, 25, एक रेख 2.52, 2.52 गुणा 22 और गुणा 4। ठीक, 22 को गुणा कर लो। 22 गुणा 2 44, 22 गुणा 5 110 और 4 114, 114, 4 गुणा 2 8, 8 एक में ही आंसर आ रहा है वैसे तो। क्यों, मैं कर देता हूं। 11 आंसर आ गया। 22 गुणा 2 44, 45 55, 2 अंकों पे पॉइंट लगेगा और गुणा किससे करेंगे, 4 से। आई थिंक ये तो ज्यादा जाएगा। 4 गुणा 4 16 आ रहा है भाई, सॉरी 4 गुणा 4 16 आ रहा है। 4 गुणा 4 16 आ रहा है। 16 का मतलब ये दोनों कैंसिल हो गए ना। 55 गुणा 4, 55 गुणा 4 होता है 220, 55 गुणा 4 होता है 220, है ना। 4 गुणा 4 16, 16 और 1 17, 4 गुणा 5 20 और 1 21, 4 गुणा 5 20 और 2 22, 221.76 सेमी स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन दे रखा है, एक बस अपने निर्धारित समय में 60 मिनट की देरी से रवाना हुई, इसका मतलब वो लेट पहुंचेगी। बोला लेकिन 300 किलोमीटर दूर किसी गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए उसकी सामान्य चाल में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि करती। मेरे प्यारे बच्चों विशेष कर ध्यान देना है ऐसे क्वेश्चन का एग्जाम के लिए। अपन ये मान लेते हैं कि बस की जो सामान्य चाल है, सुनना मेरी बात को, सामान्य चाल मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटे। अगर सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटे है तो मेरे प्यारे बच्चों वर्तमान में चाल 10 बढ़ाइए। कॉमन सेंस की बात है, चाल बढ़ेगी तो समय कम लगेगा, चाल कम होगी तो समय ज्यादा बढ़ेगा। अब बोल रहा है देखो चाल इसलिए बढ़ाई कि वो 60 मिनट देरी से चल रही थी। इसका मतलब चाल नहीं बढ़ाता तो 60 मिनट देरी से पहुंचती, 60 मिनट लेट होती। ढंग से समझना इस क्वेश्चन को, बार बार एग्जाम ऐसे क्वेश्चन पूछता है। देखो सबसे पहले दूरी है 300, चाल है अक्स, समय आएगा 300/अक्स, फिर दूरी है 300, चाल हो गई अक्स प्लस 10। जैसे ही चाल को बढ़ाएंगे समय कम लगेगा। अब तो इस चाल को बढ़ाने से क्या ये 60 मिनट की पूर्ति हो गई है क्या? 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, सामान्य चाल से 1 घंटा कम लगेगा। चाल अक्स है तो सामान्य समय में से अब वाला समय घटाएंगे, क्या इन दोनों समयों का अंतर 1 घंटा आएगा क्या? ये तरीका होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों तरीका अपन लगाएंगे तो ये आएगा अक्स गुणा अक्स प्लस 10। आपके पास द्विघात समीकरण बनेगी। जब भी ऐसा कोई पैटर्न आए मेरे प्यारे बच्चों हमेशा उसको करना है बाई ऑप्शन से।
चाल में वृद्धि होगी, समय कम लगेगा, चाल में कमी, समय ज्यादा लगेगा। पहला ऑप्शन लिया 60, एक अंतर आना चाहिए। देखो 60 का तो भाग जा रहा है, लेकिन ये 70 हो गया। ऑप्शन लिया 30, 30 का भाग तो यहां पूरा पूरा 10 बार गया, लेकिन ये 40 का भाग 300 में नहीं जा रहा है। ऑप्शन लिया 40 का भाग वैसे ही नहीं जा रहा है, क्या बच गया? 50। चेक कर लीजिएगा। 300/50 माइनस 300/50 और 10 से 60, ये कितना हो गया? 6 माइनस 5। बोलो कितना अंतर आया? 1 घंटे का अंतर है। विशेष कर ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। थैंक यू।